मेरा भांजा भाग भाग कर मेरे सारे काम करता। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भांजे को अपने पास रख लिया। रात होती तो अपने भांजे को अपने पास ही सुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। लेकिन एक रात घर की लाइट खराब हो गई। भांजे को जगाया तो बोला, अब ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। मेरे तो होश उड़ गए उसे। रात भांजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की बिजली अचानक खराब हो गई। मेरे पति की उस दिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देर से लौटेंगे। घर के कोनों में अंधेरा गहराता जा रहा था और मैं परेशान होकर बैठी थी। इतने में मेरी बहन का फोन आ गया। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। दीदी कैसी हो? कुछ परेशान लग रही हो। मैंने भी दिल की बात कह दी। घर की लाइट खराब हो गई है, ऊपर से तुम्हारे जीजा जी को देर से आना है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यह सुनकर वह बोली, अरे दीदी, मेरे पति तो सब्जी लेने गए हुए हैं, मगर आयुष घर पर है। उसे बिजली के काम की अच्छी जानकारी है, चाहो तो उसे भेज दो। बहन ने अपने बड़े बेटे आयुष का नाम लिया तो मैंने झटपट कहा, हाँ हाँ प्लीज आयुष को भेज दो, मुझे अभी खाना भी बनाना है, घर में अंधेरा ही अंधेरा है। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और आयुष के आने का इंतजार करने लगी। मन में पुरानी यादों की परतें खुलने लगी। बचपन में कितना नटखट था आयुष, हर वक्त शरारत करता, मेरी नाक में दम कर देता था। मगर अब तो बरसों बाद मुलाकात हो रही थी। पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था। जब भी मैं बहन के घर जाती, वह वहाँ नहीं होता था। उसके छोटे भाई बहन मुझे लिपट कर खूब प्यार करते, मगर आयुष की कमी हर बार खलती थी। इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा आकर्षक और स्मार्ट नौजवान खड़ा था। अरे आयुष, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो पहचान ही नहीं पाई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। आयुष मुस्कुरा कर बोला, और आप अभी तक वैसी ही हसीन लग रही हैं मासी। यह कहकर वह झटपट मुझे गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर तभी एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं झट से उससे अलग हो गई। अरे तारीफ सुनकर तो आप शर्मा गई। आयुष हंस पड़ा। मैंने बनावटी गुस्से में कहा, कैसी हसीन, कैसी तारीफ? तुम्हारी माँ और मुझ में सिर्फ 3 साल का फर्क है। ये सुनकर वह चौंक कर बोला, अरे माँ तो अब बूढ़ी सी लगती है। उसकी बात सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। ये बात तुम्हारी माँ को बता दूंगी अभी। मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। अच्छा, अब जल्दी से काम शुरू करो। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा किया और खुद रसोई में चली गई। वह अपने काम में लग गया। मैं सोचने लगी, आज क्या बनाऊं? आयुष इतने दिनों बाद आया है, कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, बिना खिलाए जाने नहीं दूंगी। तभी अचानक लाइट आ गई। मैं फौरन ड्राइंग रूम में गई और कहा, अरे वाह, तुम तो वाकई माहिर निकले। मैंने उसे शाबाशी दी। तभी फिर से लाइट चली गई और घर फिर अंधेरे में डूब गया। अब मैं रसोई में भी नहीं जा सकती थी। इसी बीच अचानक किसी ने पीछे से मुझे हल्के से नोच लिया। मैं बुरी तरह चौंक गई। ठीक उसी समय लाइट वापस आ गई। मैंने मुड़कर देखा तो आयुष के पीछे मेरे पति खड़े थे। मैं हैरानी से बोल पड़ी, अरे आप कब आ गए? आपको तो मीटिंग में जाना था। पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अभी आया। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। मैंने झुंझुलाकर कहा, मत पूछिए, इस लाइट ने सुबह से परेशान कर रखा है। इस पर आयुष बोला, अब लाइट ठीक हो गई है मासी, बेफिक्र हो जाओ। इतना कहकर वह बाहर जाने लगा। मैंने पीछे से पुकारा, अरे आयुष कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। वह बोला, आज एक दोस्त के साथ खाना खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। यह कहकर वह चला गया। मेरे पति कमरे की ओर बढ़ गए, मगर मैं वहीं खड़ी सोचती रही, आखिर मुझे नोचने वाली हरकत किसने की थी, आयुष ने या मेरे पति ने? ठीक 2 दिन बाद आयुष फिर मेरे घर आया। इस बार वह मेरे लिए कुछ कपड़े भी लाया था जो मैंने एक दर्जी को दिए थे। मैं खुद लेने नहीं जा पाई थी। मेरी बहन के कपड़े भी वहीं दर्जी सिलता था, इसलिए आयुष अपनी माँ के कपड़े लेने गया था और साथ में मेरे भी उठा लाया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वह बोला, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मैं झटपट रसोई में चली गई और उसकी पसंद का खाना तैयार करने लगी। जब मैं बाहर आई तो देखा कि आयुष मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी। उसे देखते हुए वह बोला, लोग इस उम्र में मोटे होते जा रहे हैं और आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। मैं समझ गई कि वह अपनी माँ की तुलना कर रहा था, जो इन दिनों सचमुच बहुत मोटी हो गई थी। मैंने हंसते हुए उसके सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसका यह अंदाज मेरे छोटे भांजे भांजियों जैसा था।
वे भी मुझे ऐसे ही चिढ़ाते थे। मगर आयुष की आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अजीब सी नजर जो मुझे बेचैन कर गई। फिर भी मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सोचा अब बड़ा हो गया है, शायद इसी वजह से उसका इस तरह प्यार जताना मुझे अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी आयुष मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मासी, मैंने आपको कभी साड़ी पहने नहीं देखा, ये नई साड़ी पहनकर दिखाइए ना। ये सुनकर मैंने उसे घूरा। याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जानी है। पार्टी तुम्हारे जीजा जी के बॉस ने दी है। ये सुनकर आयुष ने मुंह बना लिया। तब मैं छोटा था इसलिए ध्यान नहीं देता था, अब तो सिर्फ मेरे लिए पहनकर दिखाइए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया। तो अब कौन सा बड़े हो गए हो? मेरे लिए तो तुम अभी भी वही बच्चे ही हो। मगर आयुष ने ऐसी जीत पकड़ ली कि मुझे वह साड़ी पहननी ही पड़ी। जब हम खाना खाने बैठे तो आयुष बस मुझे ही देखता रहा। मैं उसकी नजरों को अनदेखा कर खाना खाती रही, मगर उसके बदलते व्यवहार को अब मैं महसूस करने लगी थी। इसके बाद आयुष रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का पूरा वक्त मालूम हो गया था। वह उसी वक्त आता जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे। यह बात मुझे खटकने लगी थी, मगर क्या कहती, वह तो मेरा अपना भांजा ही था। पर जब जब वह आता मैं भीतर से चौकन्नी हो जाती थी। एक दिन आयुष घर आया तो देखा मेरे नौकर से बहस हो रही थी। ये नौकर मेरे पति ने रखा था और हम इससे बाहर के काम करवाते थे। अच्छी तनख्वाह मिलती थी, मगर इसके नखरे खत्म नहीं होते थे। कभी कहता मुझे गांव जाना है, छुट्टी चाहिए। कभी कहता मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मगर काम के वक्त इसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद ही कर लेती थी, इसलिए बस यही नौकर रखा था। मगर अब यह रोज नई नई बातें लेकर आ जाता था। कई बार मेरे पति ने इसकी तनख्वाह डबल भी कर दी थी। मगर आज फिर यह कह बैठा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरी तनख्वाह और बढ़ा दीजिए। ये सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइश से तंग आ गई हूँ। अगर यही चलता रहा तो तुम नौकरी छोड़ दो। ये सुनकर नौकर गिड़गिड़ाने लगा। तभी आयुष अंदर आ गया। उसने यह सुना तो गुस्से में आकर नौकर को धक्का देकर दूर कर दिया और उस पर हाथ भी चला दिया। आयुष, तुम बीच में मत आओ, ये हमारे घर का मामला है। मैं उसे रोकना चाह रही थी, मगर वह नौकर को भगा ही बैठा। फिर कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर को रखने की जरूरत ही क्या है? इसकी जगह मुझे बुला लिया करो, मैं आपका हर काम कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे पानी का गिलास पकड़ाया। वह गिलास पकड़कर पानी पीने लगा। मन ही मन में सोचने लगी, आजकल के बच्चे भी कितने जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही इस नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर भी भगा दिया और अब मेरे खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। आयुष, यह बात जाने दो। मैं अपने पति से कह दूंगी कि नया नौकर रख लें। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये सुनकर आयुष बोला, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है, अभी उसका रिजल्ट आने में वक्त है, तब तक बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, और वह भी फ्री में। यह कहकर वह हंस पड़ा। फिर धीरे से बोला, लेकिन ये बात माँ को नहीं बताना। आयुष की यह बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि उसकी माँ को यह कतई अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा किसी का नौकर बन जाए। मुझे भी हंसी आ गई। इस दिन के बाद मैंने आयुष से कहा, जब जब फ्री हो घर आ जाया करो, थोड़े बहुत काम कर दिया करो। मगर इस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया था कि नया नौकर जरूर रख लें। मैं नहीं चाहती थी कि आयुष नौकरों वाले काम करे, मगर शायद ये बात मेरे पति के ध्यान में नहीं रही थी, या शायद अभी तक उन्हें सही नौकर नहीं मिला था। तभी तो कई दिनों तक कोई नौकर नहीं आया और बेचारा आयुष ही सारे काम करता रहा। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, मगर आयुष घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा, आयुष नहीं है? वह बोली, घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा सा फिरता रहता है। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने इसके पापा से भी कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा दिन कहाँ छुपे रहते हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें आयुष ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब? क्या नहीं बताया? मैंने धीरे से कहा, आजकल आयुष मेरे घर ही होता है। ये सुनकर मेरी बहन चौंक गई।
अच्छा, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? ना आयुष ने बताया, ना तुमने कभी कॉल करके बताया। ये सुनकर मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था कि आयुष ने तुम्हें खुद ही बता दिया होगा, और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आ गई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन की सांस जैसे हल्की हुई, चेहरे पर सुकून लौट आया। कहने लगी, चलो अच्छा है। मैं तो इन दिनों बहुत परेशान थी। तुम्हारे जीजा जी तो अपने काम में डूबे रहते हैं, और इस बढ़ते मोटापे ने मुझे खुद से ही नफरत करा दी है, वरना मैं खुद ही तुम्हारे घर आकर देख लेती कि आयुष क्या कर रहा है। खैर, कम से कम ये तसल्ली है कि वह आवारा लड़कों के साथ नहीं घूम रहा, बल्कि तुम्हारे पास रहता है। तुम उसका ध्यान रखना। बहन की यह बात सुनकर मैं उसकी ओर देख मुस्कुरा दी। तुम भी अपना ध्यान रखो, तुम्हारा वजन सच में बढ़ता जा रहा है। उस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर लौटी, मगर जब तक मैं वहां थी आयुष नहीं आया। घर पहुंची तो पति का फोन आया, मैं आज घर देर से आऊंगा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर राहत की एक परत उतर आई, मगर जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा मैं ठिठक गई। सामने मेरे बिस्तर पर आयुष गहरी नींद में लेटा हुआ था। उसके माथे पर हल्की सी पसीने की नमी थी, चेहरा उतरा हुआ था। एक पल को मन हुआ उसे जगा दूं, फिर सोचा बच्चा थका हुआ होगा, सोने दूं। उधर मेरी बहन का मैसेज आया, अभी तक आयुष घर नहीं पहुंचा है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उससे। मैंने बिना देरी किए आयुष की एक वीडियो बनाई जिसमें वह मेरे बिस्तर पर सोया हुआ था और उसे भेज दी। कुछ ही पल में बहन का जवाब आया, क्या होता जा रहा है इस लड़के को? आजकल तुम्हारे घर के चक्कर कुछ ज्यादा ही नहीं लगा रहा? मैंने जवाब दिया, आयुष बड़ा हो रहा है, बदलाव चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। यह पढ़कर बहन का जवाब आया, ठीक है दीदी, मैं निश्चिंत हूँ। बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। पति घर आएंगे तो क्या कहूंगी? इसी सोच में थी कि तभी पति का कॉल आ गया। एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके सो जाना। ये सुनकर मैं निश्चिंत हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, मगर इस बार घर में आयुष भी था, इसलिए और राहत महसूस हो रही थी। मैं खुद को समझाकर दूसरे कमरे में सो गई। सुबह जब नींद खुली तो सबसे पहला ख्याल आया आयुष। मैं तुरंत उसके कमरे में गई, देखा तो वह अब भी गहरी नींद में था। उसके माथे पर पसीना था। मैंने हाथ लगाकर देखा, बुखार तेज था। मेरा दिल थक से रह गया। मैंने तुरंत उसका माथा थपथपाया और हल्के से आवाज दी, आयुष उठो बेटा। उसने करहाते हुए आंखें खोली, मासी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बिना एक पल गवाए डॉक्टर को फोन किया और रसोई में जाकर चाय बनाई। जब वापस आई तो देखा वह बुखार में बेसुध सा कुछ बड़बड़ा रहा था। आप बहुत अच्छी लगती हैं, दिल करता है हमेशा आपके पास रहूं। उसकी यह बातें सुनकर मेरे दिल के तार जैसे हिल उठे। मेरी गोद भले खाली रह गई थी, मगर मेरी बहन की झोली बच्चों से भरी थी। उन बच्चों को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। आयुष की यह हालत देखकर मेरा कलेजा तड़प उठा। डॉक्टर आया, दवाइयां दी। आयुष को मैंने दिन भर बिस्तर पर सुलाए रखा। इस बीच मैंने बहन को सारी बात बता दी। वह घबराकर फौरन मेरे घर आ गई। तभी आयुष थोड़ी देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर जैसे ही माँ को देखा उसने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। बहन उसके पास बैठते हुए बोली, आयुष बेटा चलो, बाबा को भी तुम्हारी चिंता हो रही है, घर चलो। मगर आयुष चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। बहन का चेहरा बुझ गया। मैंने उसे सांत्वना दी, सो गया होगा, मैं खुद इसे घर छोड़ आऊंगी। बहन यह सुनकर चली गई, मगर मेरे भीतर एक सवाल गूंजने लगा, माँ बेटे के बीच आखिर ऐसा क्या चल रहा है? बहन के जाते ही आयुष ने आंखें खोल दी। मासी सिर दबा दो। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और हल्के हाथों से दबाने लगी। आयुष माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? मैंने धीरे से पूछा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर रंधे गले से बोला, माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है मैं बिगड़ता जा रहा हूँ। बाबा के सामने मेरी बेइज्जती कर देती है। मैं अब घर नहीं जाना चाहता। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप उठी। मेरी बहन बहुत समझदार महिला थी, लेकिन बेटे के दिल में ऐसी कड़वाहट मैंने प्यार से समझाया। देखो बेटा, माँ है, तुम्हारी परवाह करती है, चाहती है कि तुम सही रास्ते पर चलो, बस गलतफहमी मत पालो, जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। आयुष ने आंखें झुका ली। परवाह ऐसे नहीं करते, सबके सामने बेइज्जती करके नहीं। अब मुझे यकीन हो गया कि माँ बेटे के बीच गहरी दरार पड़ चुकी है। सोचा
एक दिन इन दोनों को बैठाकर दिल की बात कराऊंगी। मगर वक्त ने मौका नहीं दिया। अगले दिन आयुष चला गया। उसी दिन पति घर लौटे। बोले, कुछ दिन के लिए फिर बाहर जाना है, चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। मैंने उदासी से कहा, आजकल आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे। ये सुनकर मेरे पति ने कहा, कुछ दिनों की तो बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मुस्कुराकर कुछ भी नहीं बताया और अपने काम के सिलसिले में चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं जाकर उससे खुलकर बात भी कर लूंगी। मगर तभी आयुष घर पर आ गया और बड़े ही आत्मीय स्वर में कहने लगा, जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते, मैं तब तक आपके पास रहूंगा। ये सुनकर मैं उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी था। ये बात मानने वाला नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि आयुष कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर आयुष अब मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसे मेरे घर में रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं जो भी काम कहती थी वह फौरन कर देता था। मगर जब भी माँ का जिक्र आता तो उसका चेहरा उतर जाता, उसकी आंखों में उदासी उतर आती थी। इस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई। वह आयुष से बात करना चाहती थी, मगर आयुष ने दूर से मुझे इशारा कर दिया और धीरे से कहा, माँ से कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर हूँ। मैंने आयुष की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया। ये जानकर वह बहुत खुश हुआ और मेरे गले से लगकर कहने लगा, आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती हैं। ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं ये परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने बड़ी मासूमियत से मेरी आंखों में देखा और बोला, मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप मेरी हो जाती। यह सुनकर मैं सन्य रह गई। ये क्या बोल गया था वह? मैंने फौरन खुद को उससे अलग कर लिया। आज उसने हद कर दी थी। मैं घबराकर किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इस बीच उसके दोस्त का फोन आ गया। आयुष फोन पर कहने लगा, मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। वह जैसे ही घर से निकला, मैं बिना देर किए अपनी बहन के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही मैंने उसे आयुष की सारी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा, तुम आयुष की माँ हो, इसलिए तुम्हें यह सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं यह सब कब से देख रही थी, आज जाकर हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। ये सुनकर मेरी बहन गहरी सांस लेकर बोली, मैं आयुष की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ ये सच है, आयुष मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद घूमने गई थी, वहाँ क्या हुआ था? ये सुनकर मेरे दिमाग की परतें खुलने लगी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इसका आयुष से क्या ताल्लुक? ये सुनकर वह कहने लगी, दरअसल आयुष हमें वही मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी। वह सड़क पर पड़ा जोर जोर से रो रहा था। उसे देखकर मैं रुक गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए। फिर हमने तय किया कि हम उसे अपना लेंगे, मगर मेरे पति ने कहा कि अगर हम उसे अभी घर ले गए तो सबको पता चल जाएगा कि यह हमारा बेटा नहीं है। जब यह बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि यह सड़क से उठाया गया था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने जीजा जी से पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे पति ने मुझसे कहा था, मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई थी और डॉक्टर ने लंबी यात्रा से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं लौट रहे। जब डिलीवरी का वक्त आएगा तो हम यही कहेंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और यह हमारा बेटा है। ये कहानी सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। मुझे याद है तुमने भी यही बात मुझसे कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी, मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। वह कहने लगी, मेरे पति ने कहा था कि इस बच्चे को कभी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि यह हमारा असली बेटा नहीं है, इसलिए यह रात सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। ये सुनकर मैं सब समझ गई। मेरी बहन ने अपने पति के डर से यह बात कभी नहीं बताई थी। आयुष मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें करता था। मुझे यह सब बहुत बुरा लगता था। मैं पति के आने तक अपनी बहन के घर ही रही और आयुष मुझसे नाराज रहा, मगर मैं जानती थी कि यही सही था। पति वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा, हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। ये सुनकर मैं दुबई चली आई और यूं आयुष मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गया।
ये पूरा घटनाक्रम मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख बनकर रह गया। रिश्तों में जबरदस्ती अपनापन थोपना कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हर बच्चे को उसका सच जानने का हक है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया रिश्ता कभी भी सच्चे भावनात्मक जुड़ाव को जन्म नहीं दे सकता। मैंने जाना कि हम चाहे जितना भी किसी को अपना मान लें, अगर जड़ों में सच्चाई नहीं हो तो उस रिश्ते में कभी ना कभी दरार जरूर आती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के दिल को कभी नजरअंदाज मत करो। वहाँ जो दर्द पल रहा होता है वह उम्र भर का बोझ बन सकता है। अगर कोई बच्चा खुलकर दिल की बात कहे तो उसे डांट कर नहीं, प्यार से समझाकर रास्ता दिखाना चाहिए। तभी हम उनके जीवन को सच्चे अर्थों में संवार सकते हैं। यही इस पूरे अनुभव की सबसे बड़ी शिक्षा है।